अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? चलें जी। हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज, ठीक है? हम लोगों ने कैपेसिटेंस तक कवर कर लिया था अलोंग विद दी पास्ट पेपर्स, अलोंग विद दी प्रैक्टिस, एंड आपका पेपर भी हो गया। आई होप अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है? अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थोड़ा सा स्लाइटली लंबा हो जाता है सेक्शन। इसमें 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड द थर्ड वन बहुत छोटा सा वो है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट्स, एसीज। तो ये 3 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के गिर्द घूम रहा होगा, राइट? अच्छा, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स, पहली बात जो हम देखने जा रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट द सेम कॉन्सेप्ट्स, ऑलमोस्ट द सेम कंटेंट जो कि हम लोग ओ लेवल्स में देखा था। लास्ट टाइम मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आपने बातें ओ लेवल्स में की थी, तो तकरीबन वही सारी बातें हैं। कुछ नहीं है, लाइक डीसी मोटर्स को हम बहुत तफसील से नहीं देख रहे होंगे यहाँ पे, बट हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अलोंग विद द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, अलोंग विद इट्स मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ देखेंगे। लाइक ओ लेवल्स में हम लोगों ने सिर्फ ये बातें की थी कि जनाब ये फोर्स होती है, किससे ग्रेटर होगी, किससे कम होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? एक चीज़ की हम मैग्नेटिज्म की मैग्नेट्स की डिटेल के अंदर नहीं जा रहे, लेकिन वील स्टार्ट विद द टॉपिक मैग्नेट। मैग्नेट को समझने के लिए, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए कि मैग्नेट होता क्या है, और उसके बाद तो यहाँ पे कंटेंट में हम कवर करेंगे व्हाट मैग्नेटिज्म इज, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में वेरिएशन किस किस तरह आती है, व्हाट आर द लॉज जो कि अप्लाई हो रहे हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स इन पैरेलल वायर्स, और फिर एक नया चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हॉल इफेक्ट। यहाँ पर आकर के पहला चैप्टर खत्म होगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म से बात स्टार्ट कर दीजिए ना। मैग्नेट्स बचपन से देख रहे हैं, खेल रहे हैं, यूज़ होता हुआ बहुत सारी चीज़ों में। वी नो के मैग्नेट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, डोर स्टॉपर्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, टॉयज़ में लगे हुए होते हैं, मोटर्स के अंदर लगे हुए होते हैं, जनरेटर्स के अंदर लगे हुए होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस के तौर पे काम आ रहे होते हैं, ठीक है? आई होप ये भी आपको इल्म होगा कि जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है, दैट्स मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। पुराने ज़माने में कैसेट्स हुआ करते थे, तो उसके अंदर मैग्नेटिक टेप हुआ करता था। इवन टुडे द डेबिट कार्ड्स हैव दैट मैग्नेटिक स्ट्रिप, जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है, तमाम डेटा आपके पास वहाँ पे मौजूद होता है। सवाल ये कि मैग्नेटिज्म है क्या, मैग्नेटिज्म का ताल्लुक किस चीज़ से है? देखिए, मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है ऑफ नेचर, मतलब समझ लीजिए एटॉमिक लेवल पे, ठीक है ना? हमारे एटम्स की, हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एवरी एटम पोजेसेस सर्टेन क्वांटम प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब वो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, उसमें से एक प्रॉपर्टी है आपके पास मैग्नेटिज्म। तो यस, मैग्नेटिज्म का ताल्लुक एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज्यादा मैग्नेटिज्म का ताल्लुक है मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है? तो इस बात की भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस सरसरी तौर के ऊपर बता रहा हूँ कि एक वास्ट डिटेल चली जाती है ये। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जहां पर भी देर इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्रिएट होती है। जहां पर भी देर इज अ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्रिएट होती है, ठीक है जी? तो बेसिकली ये दो चीजें हैं जो कि को एग्जिस्ट करती हैं, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी? इसकी कॉमन सी एग्जांपल ओ लेवल्स के अंदर और एएस के अंदर भी इवन हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स क्या थी, ठीक है? आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो, हम कहते थे, एक पिक्चर बनाई जाती थी ओ लेवल्स की बुक्स के अंदर इस टाइप की, कि जनाब इफ दिस इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव, तो मैग्नेटिक वेव इसके परपेंडिकुलर चल रही होगी और वो भी ट्रांसफर्स होगी ऐसे, फुल डीएनए शेप के अंदर ऐसे करके चल रही होती है ऑन दी परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है? तो ये एक तो एक पहली एग्जांपल थी जहां पर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट करती हैं।
अब मैग्नेट्स की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म का जो ताल्लुक है वो है मूविंग चार्ज से, ठीक है ना। जहां पर भी एक चार्ज मूव कर रहा होगा वो मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा, और यहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अ वायर। लेकिन उससे पहले मैं मैग्नेट समझाना चाह रहा हूँ। अब वो मूविंग चार्ज आपको कहाँ मिल सकता है? वो मूविंग चार्ज फ्री स्पेस में मिल सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यस दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन विल पोजेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। एक पूरी रे, मतलब एक बीम जा रही है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम लोग सीआरओज वगैरह के अंदर पढ़ते थे कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक बीम जा रही है, इवन नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन्स, इवन द अल्फा पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। एवरी चार्ज पार्टिकल, एवरी मूविंग चार्ज पार्टिकल हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तार के अंदर देख लें, वायर्स के अंदर जैसे आपके पास जा रहे हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, फ्री स्पेस में मूव कर रहे हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल आपको मूविंग चार्ज की क्या मिल सकती है? सबसे छोटी सबसे बेसिक एग्जांपल आपको मूविंग चार्ज की मिलेगी अराउंड एन एटम, अराउंड अ न्यूक्लियस। इन एन एटम अराउंड अ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूअसली एक मोशन के अंदर है। तो अच्छा, इस सब के अंदर नहीं है, देयर आर सर्टेन एटम्स दैट पोजेस फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, वी ऑल नो दैट। So the atoms that possess free moving electrons possess their own magnetic field, मतलब वो एटम जो है वो छोटे से एटॉमिक मैग्नेट्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं वहां पे। Now those magnets are referred as, those atomic magnets are referred as dipoles, उनको हम dipoles का नाम देते हैं, die two poles as in they magnetic field की प्रॉपर्टी कि उसके दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, एवरी मैग्नेट डज हैव दैट, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज, अगर मैग्नेटिज्म की बात की जाए इनके बेसिक्स की, तो मैं ये लिखूंगा कि एवरी मूविंग चार्ज, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हैव इट्स ओन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरी मैंने कहा था जो बेसिक ये एक बात हमने कही थी कि एटम्स विद फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैव देयर ओन, यहाँ पे एक्स एज atomic magnets atomic magnets referred as dipoles। डायपोल्स इसलिए कि दो पोल्स मौजूद हैं, तो डाई स्टैंड्स फॉर टू एंड पोल्स द पोल्स। अब वो डायपोल्स, वो पोल्स कौन से हैं? नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना, वी नो दैट नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, ठीक है। अब मैग्नेट्स की फर्दर प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर हम बात करें, रिकॉल करें, तो हमें पता है कि मैग्नेट की जो खास प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्शन और रिपल्जन है, ठीक है ना। रिपल्जन को थोड़ी देर के लिए साइड में भी कर दे तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये कि मैग्नेट सर्टेन मटेरियल से अट्रैक्ट हो जाता है। वो जो सर्टेन मटेरियल है जिनसे वो अट्रैक्ट हो जाता है उनको मैग्नेटिक मटेरियल का नाम दिया जाता है, एंड द मटेरियल जिनके उससे कोई अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं रखता उसको आप नॉन मैग्नेट्स का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है, फॉर एग्जाम्पल वुड है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल पत्थर है, ठीक है ना। मल्टीपल स्टोन्स आपके पास ऐसे हैं, मल्टीपल मटीरियल, इवन सर्टेन मेटल्स आपके पास ऐसे हैं जिससे वो मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर का रीजन सुने, मैग्नेट अट्रैक्ट होता है उन मटेरियल से जिनके अंदर दो बातें, डायपोल्स मौजूद हो, और दूसरी बात ये कि वो डायपोल्स मूवेबल हो, ठीक है। मटेरियल्स विच हैव डायपोल्स एंड मूवेबल डायपोल्स आर रेफर्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब वो मैग्नेटिज्म पोजेस करते हैं, वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब ये डायपोल्स और मूवेबल डायपोल्स के क्या सीन है, अब इधर ध्यान दें।
देखिए ये जो एरोज आपके सामने बने हुए, समझ लीजिए दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, स्टील और एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन ले लेते हैं, बेहतरीन मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास, ये उसके एटम्स हैं। और ये जो एरो बना रखे हुए मैंने यहाँ पे, ये उस एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब इसके डायपोल्स की डायरेक्शन है। ये जो एरो हेड है, ये इसके मैग्नेटिक नॉर्थ को, और ये जो टेल है ये मैग्नेटिक साउथ को शो कर रहा है। तो यूं समझ लें कि आपने इसके अंदर टाइनी एटॉमिक कंपासेस रखे हुए हैं। कंपास मौजूद होता है आपके पास, कंपास के अंदर एक सर्कुलर डिस्क है, उसके अंदर एक एरो मौजूद है, और उसके अंदर जो एरो है वो नॉर्थ एंड साउथ, और ये मूवेबल होगा। तो पहली बात ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ मेटल्स जिसके अंदर डायपोल्स मौजूद हैं ड्यू टू देयर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर डायपोल्स आर फिक्स्ड। मतलब उनका ये जो नीडल है ये रोटेट नहीं कर सकता, ये जिस डायरेक्शन में है बस उसी डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये डायपोल्स रखने के बाद भी मैग्नेटिक नहीं हो सकते, मतलब इनके अंदर वो मैग्नेट बनने की या मैग्नेट से अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी नहीं है। इनका क्या ताल्लुक है मैग्नेटिज्म से, कभी बाद में डिस्कस करेंगे, नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। लेकिन यस, इनका भी कुछ ना कुछ काम रहता है मैग्नेटिज्म के साथ। अब उन पर्टिकुलर मटेरियल्स के ऊपर आ जाते हैं, उन पर्टिकुलर मेटल्स के ऊपर आ जाते हैं जिनके अंदर एक तो डायपोल्स मौजूद है, मतलब उनके जो एटम्स हैं दे आर स्मॉल मैग्नेट्स, और ये जो स्मॉल डायपोल्स हैं दे आर रोटेटेबल, ये रोटेट हो सकते हैं, घूम सकते हैं, जिस तरह किसी भी कंपास के अंदर घूमते हैं। तो असल में अब फॉर एग्जांपल आयरन है, अब इसके अंदर ये मैग्नेट्स भी मौजूद हैं और ये मूवेबल मैग्नेट्स हैं, बट स्टिल कलेक्टिवली आयरन इज नॉट अ मैग्नेटिक, मतलब इट्स नॉट अ मैग्नेट। मैग्नेटिक है, मैग्नेट नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके जितने भी छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं दे आर डिसअलाइंड, बिल्कुल रैंडम इधर उधर अलाइन हुए हैं। तो कलेक्टिव जो इनकी स्ट्रेंथ है वो वीक हो चुकी हुई है, बिकॉज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, इसको ये इसको कैंसिल आउट कर रही है, इसके ऑपोजिट था, इसके ऑपोजिट एक मौजूद है, ये इधर डायरेक्ट कर रहा था, इधर भी एक डायरेक्ट कर रहा था। तो सिंस द डायपोल्स आर अनअलाइंड, बिल्कुल स्कैटर हुए हुए, तो इनकी जो कलेक्टिव पावर है, एटम एटॉमिक आपके पास मैग्नेट, उसकी पावर कितनी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती होगी, तो जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है ये क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसलिए ओवरऑल एक आयरन बार आपको एज अ मैग्नेट फील नहीं होता। अब अगर मैं काम ये करूं कि इनके तमाम डायपोल्स को अलाइन कर दूं, जस्ट लाइक दिस, इनके तमाम डायपोल्स को मैं एक सिम्ट में लेकर के आ गया, सब जो है टुवर्ड्स राइट आ गए, तो मैं ये कह सकता हूं कि सबका कलेक्टिव नॉर्थ यहां आ चुका हुआ है और सबका कलेक्टिव साउथ यहां आ चुका हुआ है। नाउ दिस विल बिहेव एज अ मैग्नेट। क्यों ऐसा करेगा वो? रीजन इज के एक कलेक्टिव नॉर्थ स्ट्रेंथ के साथ यहाँ बन गया, एक कलेक्टिव साउथ एक मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ बन गई है। इसके पास अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो ये उसको अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है, अब पहले नहीं रखता था। तो दीज आर व्हाट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर, कि मैग्नेटिक मटेरियल कैसे और क्यों अलाइन हो जाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे अलाइन हो जाते हैं कि देखें फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल था मेरे पास, ठीक है, और मैं इसके करीब एक मैग्नेट लेकर के आया, ठीक है, मैं इसके करीब एक मैग्नेटिक प्रॉपर मैग्नेट लेकर के आया, ठीक है, कुछ इस तरह। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साउथ पोल लेकर के आ गया था, राइट। अब अगर मैं साउथ पोल लेकर के आया था तो ये जो तमाम नॉर्थ थे वो इसके साउथ से अट्रैक्ट हो गए। वी नो द रूल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल करेंगे। तो तमाम नॉर्थ इसके साउथ से अट्रैक्ट होने की वजह से अलाइन हो गए। तो जब तक ये यहाँ पर मौजूद था ये अलाइन थे और ये एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहा था। नाउ इसका नॉर्थ यहाँ बना और इसका साउथ यहाँ था, इस वजह से इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। अगर तो मैं इसको लेकर के आता और ये अलाइन नहीं होते, ये इसी सिचुएशन में रहते, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता। So this is the reason why a magnet attracts a magnetic material and does not attract any non-magnetic material, क्योंकि उसको लाने से पहले तो कुछ के अंदर मैग्नेट्स डायपोल्स ही मौजूद नहीं है। तो साउथ अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ को, नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा साउथ को, उसके अंदर ऐसी कोई चीज ही मौजूद नहीं नॉर्थ और साउथ जैसी, तो वो अट्रैक्ट करेगा ही क्यों? ठीक है। दूसरी बात कि अगर उसके अंदर डायपोल्स लेट से मौजूद भी हैं लेकिन वो अलाइन नहीं हो सकते इस तरह जैसे यहाँ पर होगा, तो वो अगेन अट्रैक्ट नहीं होगा। So this is what magnetism, attraction and the thing is.
तो सेम केस अगर मैं यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल लेकर के आ जाता तो यहाँ पे सारे साउथ बन जाते और नॉर्थ इधर चला जाता। ठीक है, अब इस बारे में बाद में बात, मतलब डिटेल में बात नहीं है हमारे पास तो हम नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट मैग्नेटिज्म इज। अब एक चीज आपने देखनी है, मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो क्या है। नेचुरल मैग्नेट्स आर बेसिकली क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स आर स्टोन्स, ठीक है, विच हैव क्या कहते हैं अलाइन डायपोल्स, मतलब उनकी जो कुदरत ने उनको बनाया है उनके अंदर डायपोल्स मौजूद है और कुदरती तौर पर अलाइंड मौजूद है। तो बेसिकली वो स्टोन्स होते हैं जो नेचुरल है। अलबत्ता ये कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेटल्स और एलॉयज, ठीक है ना। तो उनको हम क्या करते हैं, वो इसी तरह करते हैं कि हम उनके डायपोल्स को अलाइन कर देते हैं। नाउ सर्टेन मटेरियल्स वो हैं जिनके डायपोल्स को आप एक दफ़ा अलाइन कर देते हैं तो वो भाई अलाइन ही रहते हैं, वो एज अ मैग्नेट एक्ट करते रहेंगे जब तक कि उनको छेड़ा ना जाए। स्टील इज वन ऑफ द एग्जांपल, स्टील को एक दफ़ा आप मैग्नेटाइज कर दें वो मैग्नेट ही रहेगा। आयरन फॉर एग्जाम्पल इज अ सॉफ्ट मटेरियल जिसको आप जब तक मैग्नेट के करीब रखेंगे इट्स मैग्नेटाइज, जैसे ही हटा देंगे फौरन उसके जो डायपोल्स हैं वो फौरन बिखर जाएंगे और वो दोबारा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्टेन वो प्रॉपर्टीज थी जो बेसिक थी जो कि ऑल ओवर से हम देखते हुए आ रहे हैं। अब मैंने इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मैंने डिटेल यहाँ पे लिखी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन ये है कि हमें याद रहे, इस वजह से हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक मटीरियल्स magnetic materials have unaligned dipoles which may be aligned due to the presence of stronger magnetic field। मतलब किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं लेकर के आ जाऊँ, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड थी उसके अंदर वो अलाइन हो गया, राइट ना। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह का एक रीजन है जहां तक मैग्नेट जो है वो अपनी कुव्वत को आजमा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है, इसकी डायरेक्शन का रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारी बातें जो हमने डिफरेंट फील्ड्स के लिए पढ़ी थी एक दफ़ा मैग्नेट्स के लिए भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली region of influence of a magnet where it can exert an attractive or repulsive force। ठीक है, अच्छा फिर वही बात की बात है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एज इन के ऑपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा। रिपल्जन की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ दो मैग्नेट्स ही पोजेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अट्रैक्शन की तो प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन एक मैग्नेटिक मटेरियल जो कि एक टेम्पररी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाया, टेम्पररी मैग्नेट जो है वो रिपेल नहीं हो सकता। ठीक है ना, मैं यहाँ पर एक आयरन बार लेकर के आऊंगा तो उसका साउथ क्या बन जाएगा, उसी आयरन बार का यही पार्ट यहाँ लेकर आऊंगा तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। वो दोनों ही एंड से हर सूरत अट्रैक्ट ही होगा। तो अगर एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल को डिफरेंशिएट करना है तो दैट प्रॉपर्टी इज रिपल्जन ओनली। रिपल्जन इज द प्रॉपर्टी दैट इज पोजेस्ड बाय ओनली अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है ना।
अब ये जो फील्ड लाइंस हैं, अगेन फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ऑफ फोर्सेस। इस बारे में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम पढ़ चुके हैं। और ये फील्ड लाइन जो है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑन ऑफ अ मैग्नेट है, ये किस रिस्पेक्ट से बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल। अगर मैं कंपास लेकर के आऊं और यहाँ पे नॉर्थ पोल रख दूं, तो वो नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल से रिपेल होगा इन दिस डायरेक्शन। इधर लेकर के आ जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, यहां लेकर आऊंगा तो वो अट्रैक्ट होगा। तो इस वजह से द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और वो घूम करके उसी के साउथ पोल के अंदर आ रही है। नाउ दिस इज यूनिक कि घूम करके उसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो एक चीज पड़ी थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड वो एक पूरा ऑब्जेक्ट यकसा फील्ड पोजेस करता था, अट्रैक्टिव। अगर चार्ज पार्टिकल की बात करूंगा तो एक चार्ज पार्टिकल या तो वो पॉजिटिवली चार्ज, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होता था, या तो कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज होता था, तो या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। मैग्नेट की अगर बात करूं तो मैग्नेट आपके पास दो पोल्स पोजेस करता है, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी भी एक मैग्नेट के अंदर एक सिंगल पोल हो। मतलब हम अपने डायग्राम मैग्नेट की बिल्कुल ऐसी देखी होगी, भाई एक बार बना दिया, आधा हिस्सा उसका लाल कर दिया, आधा हिस्सा उसका नीला कर दिया, इसका रंग से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमने खुद बनाया। ऐसा नहीं है कि एटम अंदर से लाल और नीला निकल रहा है, नहीं, हमारी एक एक समझिए रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि दिस हाफ पार्ट इज नॉर्थ ओनली एंड दिस हाफ पार्ट इज साउथ ओनली। अगर आप मैग्नेट को इंटरनली देखें तो ये है स्ट्रक्चर कि ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे चल रहा होगा, मतलब जो पोल्स हैं वो ऐसे करके अंदर, क्योंकि एक्चुअली तो वो डायपोल्स है ना, और फिर यहाँ पे फाइनली साउथ। तो इवन इफ के अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, तो still दिस पार्ट वुड बी साउथ एंड दिस पार्ट वुड बी नॉर्थ। मैं फर्दर तोड़ दूं तो नॉर्थ एंड साउथ फर्दर, तो जितना भी मैं छोटा इसको तोड़ता चला जाऊं, इट विल स्टिल बी अ मैग्नेट, इट स्टिल वुड बी हैव टू पोल्स। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जनाब बीच में से तोड़ दिया तो ये सर नॉर्थ हो गया। तो इस वजह से एक ही ऑब्जेक्ट में दोनों ही पोल्स मौजूद हैं, तो फील्ड लाइंस यहीं से निकल के वापस यहीं आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। जितना दूर जाऊंगा फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी, और फील्ड जो है वो वीकर होती चली जाएगी। ये वाली बात हर फील्ड के लिए वैलिड है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ, एक बात जरूर है कि जो जो तोड़ रहा हूँ, और मैंने कहा कि तोड़ने के बाद भी इट विल रिमेन अ मैग्नेट बट वीकर मैग्नेट। ये जरूर होगा कि इसको तोड़ दिया तो ये दो पार्ट छोटे छोटे वीकर हो चुके हैं, आपके पास फर्दर तोड़ते चले जाऊँ एंड अगेन वीकर। तो हमने ऐसा कहा फील्ड लाइंस फील्ड लाइंस और directed outwards from north and inwards to south, ठीक है। कुछ कॉमन सी बातें कि lesser the gap between the field lines, more would be the strength। ये एक ऐसी कॉमन बात है जो कि तकरीबन हर फील्ड के अंदर हमने, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैग्नेटिक हो, वैलिड है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर ज़्यादा बात करें, जैसे हमने ग्रेविटेशन फील्ड और उसकी बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के वर्ड से रेफर नहीं करेंगे, हम इसको पढ़ते हैं बाय अ फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, अगर इसको कुल मिला के देखी जाए तो बात वही हो जाएगी जो मैंने अभी लास्ट बात लिखी है ना, कुछ उससे रिलेटेड। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ मेजर टू समझ लीजिए फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द मैग्नेटिक फ्लक्स
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले मैं फ्लक्स समझा देता हूँ। देखें, फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। फ्लक्स का वर्ड सिर्फ मैग्नेटिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, फ्लक्स का वर्ड आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लक्स का वर्ड यूज किया जाता है फॉर एनीथिंग दैट फ्लोज। अब फील्ड लाइंस भी हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, फील्ड लाइन फ्लोज इन स्पेस। ठीक है, तो आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं। हम बोलते हैं जनाब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होने का मतलब ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है। मतलब ये देखें, फ्लक्स है नंबर ऑफ लाइंस दैट आर पासिंग पर यूनिट एरिया। एक ये एरिया था, इसमें से ये फील्ड लाइंस थी जो कि गुजर के जा रही थी, ऐसा ही सिमिलर एरिया था जिसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर रही थी, तो ये ग्रेटर फ्लक्स हो चुका हुआ है। एक पर्टिकुलर एरिया में से ज्यादा हवा बह रही है, तो मतलब फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि द फ्लक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर। ठीक है ना, फ्लक्स इज बेसिकली द रेट ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग, नॉट रेट, अमाउंट ऑफ फ्लो। फ्लक्स डेंसिटी से क्या मराद है, देखें जब वर्ड डेंसिटी आता है तो वो आ जाता है पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेसिकली अगर मैं बोलूंगा फ्लक्स डेंसिटी, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि पर यूनिट एरिया कितना फ्लक्स, कितनी फील्ड लाइंस जो है वो उसमें से क्रॉस कर रही है। दिस इज व्हाट फ्लक्स डेंसिटी इज। तो ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये तकरीबन बात वही हो गई कि मैंने कहा लेसर द गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस मोर वुड बी द स्ट्रेंथ। अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूंगा तो इतने से एरिया के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास थ्रू कर रही है वो ज्यादा है। मैं इसी को यहां लेकर के आ जाऊं तो अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिलेटिवली कम हो चुकी हुई है, फर्दर आगे लेके जाऊंगा तो उसी एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिलेटिवली फर्दर कम हो चुकी हुई है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की वो वीकर हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन वही है जो कि आपके पास फील्ड लाइन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग सकती है। हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं, नाउ दिस इज समथिंग स्ट्रेंज, जिसको आप आगे आने वाली क्लासेस में समझ में आएगा कि हमने इसको इस तरह क्यों डिफाइन किया था। तो हम लिखेंगे फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स experienced by a wire of unit length मतलब 1 मीटर carrying unit current मतलब 1 एम्पेयर placed perpendicular to magnetic field। अच्छा, अभी इसको महज एक डेफिनेशन के तौर पे आप समझें, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो तीन चीजें आ गई हैं यहाँ पे, लेंथ आ गया है, करंट आ गया है, फोर्स आ चुका हुआ है। ठीक है, और एक रिश्ता एंगल का आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो मैंने कहा इसको महज एक डेफिनेशन के तौर पे पढ़े, तकरीबन अगली क्लास तक हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आएगा कि इसको इस तरह क्यों डिफाइन किया था। तो इसका जो डिफाइनिंग हमारे पास फॉर्मूला बनता है दैट इज बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ओवर आई, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ वायर कैरिंग यूनिट करंट ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, ये तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर, मतलब एटलीस्ट लेंथ इज परपेंडिकुलर, करंट इज परपेंडिकुलर, और इसका जो यूनिट है दैट इज टेस्ला। जो फेमस टेस्ला है ये उनके नाम के बाद है। हम टेस्ला को जानते हैं या तो गाड़ियों से, एलोन मस्क, या फिर हम टेस्ला को जानते हैं निकोला टेस्ला, तो ये वो निकोला टेस्ला वाले टेस्ला है। ठीक है ना, तो इसका जो यूनिट है दैट इज टेस्ला। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का जो जिक्र होगा ना वो इन टर्म्स ऑफ टेस्ला होगा कि जनाब इतना टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी वहां पे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी, एक्चुअली स्ट्रेंथ का वर्ड भी यूज नहीं करेंगे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको मिलेगी मिली टेस्ला के अंदर,
माइक्रो टेस्ला के अंदर, ठीक है ना। अगेन 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला बहुत ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इतनी जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैं बात करूं कि जनाब 5 टेस्ला थी, तो ये इतनी ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड है कि अगर एक ऐसा मैग्नेट 5 टेस्ला लेट से कि उसके ऊपर एक अगर एक मैं पीस ऑफ आयरन चिपका दूं, तो आप बेयर हैंड से उसको निकाल नहीं सकते, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो नॉर्मल जो सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड या सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ रखने वाले मैग्नेट्स होते हैं ना, वो मिली टेस्ला के अंदर हमें दिखेंगे। जो बहुत ही ज्यादा खिलौना वगैरह के अंदर आप देखेंगे माइक्रो टेस्ला या उससे भी लोअर मैग्नेट्स हमें दिख रहे होते हैं, right? चले, तो यहां तक की बात मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड थी। अब स्टार्ट करते हैं जो जहां से चैप्टर हमारी बात स्टार्ट करवाता है, दैट इज फोर्स अराउंड या फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर। ठीक है, आई होप यहां तक की तमाम बातें समझ में आई होंगी। और पिक्चर देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा, आपको नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा कि अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द रूल्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। एक ऐसा वायर, एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अराउंड भी तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। जब मैग्नेटिक फील्ड का जो ताल्लुक है वो मूविंग चार्ज से है। अब जो वायर्स हैं जिसके अंदर से करंट हम मुसलसल फ्लो करवा रहे हैं नॉर्मल लाइफ, ठीक है, उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। यस, दे डू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बाय शेप, बाय स्ट्रेंथ, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, अब उन बातों को देखते हैं। देखें, वायर इज द कॉमन कंडक्टर, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा बात हो जाती है। अगर मैं बात करूं, आपके पास एक वायर, ठीक है, अ कंडक्टर, अ वायर दैट इज हैविंग करंट फ्लो इन इट, ठीक है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पैटर्न्स में होगी, लाइक मैग्नेटिक रिंग्स होंगे उसके अराउंड, लाइक दिस। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी ऑन अ परपेंडिकुलर प्लेन। परपेंडिकुलर प्लेन से मुराद ये है कि अगर आपके पास वायर में करंट ऐसे करके जा रहा है, ठीक है ना, ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, मतलब जो रिंग्स होंगे वो ऑन द एक्सिस, ऑन द प्लेन ऐसे करके होंगे आपके पास। और ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर होंगे, ये ऑल थ्रू आउट दी वायर आपके पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप इस प्लेन के ऊपर देखो, इस प्लेन के ऊपर देखो, इस प्लेन के ऊपर देखो, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर, उसके अराउंड मौजूद है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर एक वायर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके गिर्द एक इनविजिबल सी स्लीव, आपके लिए एक इनविजिबल सी स्लीव चल रही है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Now that magnetic field या फिर the magnetic flux density of that magnetic field depends upon certain factors, जिसमें से एक है आपके पास the cause of magnetic field, that is current। ठीक है, करंट में जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट होगा, उतना ग्रेटर नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा आपके पास वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। दूसरी चीज जो हर फील्ड जिस पे डिपेंड करती है, सोर्स से जितना दूर जाते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीकर होती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, पहली चीज मैंने कहा कि अगर मेरे पास वायर इस तरह करके जा रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर, दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेन, लेट से इस परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर जो है वो आपके पास मैग्नेटिक रिंग्स मौजूद है। इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह करके आपके पास मौजूद है, राइट। इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड वुड डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। एक मैंने कहा, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, और दूसरा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी
सर्कमफेरेंस। अच्छा मैंने डिस्टेंस कहा था एकदम सर्कमफेरेंस को लेकर के आ गया, सुने। देखिए ऐसा है कि सेंटर ऑफ दी क्या कहते हैं वायर से या सेंटर ऑफ द कंडक्टर से मैं जितना दूर चले जाता जाऊंगा उतना ही मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वीकर होती चली जाएगी, मतलब रिंग्स जो है वो एक दूसरे से फार अपार्ट होती चली जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इसको पूरी फील्ड को देखूं तो ये एक सर्कुलर पैटर्न के ऊपर है। तो जितना मैं डिस्टेंस बढ़ाता चला जा रहा हूं उतना जो है वो आपके पास उस रिंग उस पर्टिकुलर रिंग का सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो यूं समझ लें कि दिस डी इज एक्टिंग एज अ रेडियस ऑफ दैट सर्कमफेरेंस ऑफ दैट रिंग, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस पर्टिकुलर रिंग में इस जगह है वो इस रिंग के किसी भी पॉइंट पर मतलब इसके एंटायर सर्कमफेरेंस के ऊपर ये वो स्ट्रेंथ वही मौजूद मतलब उतनी ही मौजूद होगी। तो यहाँ पर हमने बजाय इसके कि हम रिंग का डिस्टेंस लिखते हमने उसका सर्कमफेरेंस लिखा क्योंकि वो पूरे सर्कमफेरेंस पर एक ही होगी। तो द ग्रेटर द सर्कमफेरेंस लेसर वुड बी द फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे डेफिनेटली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके हमने कुछ मैथमेटिकल बातें यहाँ पे करनी होगी। तो मैथमेटिकल बात ये है कि जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं म्यू नॉट, ठीक है। टू बाई टी ये सर्कमफेरेंस था, ठीक है। ये म्यू नॉट क्या है? दिस म्यू नॉट इज permeability ऑफ फ्री स्पेस। ये परमेबिलिटी ये फ्री स्पेस के वो फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। इस म्यू नॉट की वैल्यू ये मेरे ख्याल से सबसे आसान कांस्टेंट होगा याद रखने के लिए, 4 पाई 10⁻⁷, ठीक है। 4 पाई 10⁻⁷। तो इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अराउंड अ वायर में अगर इसमें ये कांस्टेंट रखूं 4 पाई 10⁻⁷ I/2 पाई d, तो वहां पे ये 2 पाई और 4 पाई में से सिर्फ 2 पाई बच जाएगा आपके पास। और पर्टिकुलरली सिर्फ एक वायर के लिए आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁷ I/d। तो यहाँ से वो बात आ गई कि जनाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अच्छा मैंने ये क्यों कहा पर्टिकुलरली फॉर अ वायर, क्योंकि अगर मैं शेप ऑफ द कंडक्टर जैसे अभी चेंज करेंगे हम सोलिनॉइड की तरफ आएंगे तो वहां पे हम ये देखेंगे जरा फॉर्मूला स्लाइटली वेरी करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला शेप के साथ साथ चेंज होता चला जाएगा आपके पास, राइट। तो इसकी डिटेल्स अगर मैं थोड़ी बहुत लिखूं, अच्छा अभी जो डायग्राम्स नीचे बनी हुई है ना जिससे आपको नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है और डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं पहले इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा इसकी डिटेल्स थोड़ी सी लिख लें। every wire that carries current possesses a magnetic field around it. The magnetic field is in circular rings circular rings on a plane perpendicular to current, ठीक है। perpendicular to current, the magnitude
the flux density around a wire is proportional to current and inversely proportional to the distance. ठीक है जी, चलिए इस पूरे चैप्टर में ना आपके पास फॉर्मूलाज भी हैं अच्छे खासे, ठीक है, डायग्राम्स भी हैं, रूल्स भी हैं, तो इस वजह से शायद ये थोड़ा सा हेक्टिक लगता है लेकिन है मज़ेदार। अच्छा, अब बात हो गई मैग्नीट्यूड की ना, अब बात डायरेक्शन पर आ जाती है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदाजा लगाएंगे? सर्कुलर है तो डायरेक्शन वुड बी ईदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इन दो के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, ठीक है ना, या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे होंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे होंगे। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द magnetic field around a single conductor is determined by right hand grip rule। अब राइट हैंड ग्रिप रूल में आपने अपने सीधे हाथ को इस तरह रखना है जैसे तस्वीर में बना हुआ है, जस्ट लाइक दिस, हम सब पोजीशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड ग्रिप रूल यहाँ पर हम अपने ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड ग्रिप रूल यहाँ पे जो थंब है इट इज टू बी अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब थंब शुड बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इफ द करंट इज टुवर्ड, आप मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं तो ऐसे रख दिया, नीचे जा रहे हैं तो ऐसे रख दिया। नाउ द कर्ल ऑफ द फिंगर वुड बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मेरे पास करंट अपवर्ड जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मेरे पास करंट कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड जा रहा था, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो बेसिकली हम इसका अंदाजा लगाते हैं थ्रू राइट हैंड ग्रिप रूल। नाउ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल, जैसे मैंने कहा कि ये जो हो जाएगा आपके पास, दिस वुड बी डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। और जो कर्ल ऑफ द फिंगर है, अब आई एम नॉट श्योर मैं कर्ल किस तरह बनाऊं। अच्छा, ये जो है आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, आदत डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह लिखने की, मतलब देखिए करंट तो आई से चल रहा था, आदत डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करने की, राइट। अब इसको हम या तो 3D एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, 3D एक्सिस पे हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, जनाब मेरे पास करंट या तो डाउनवर्ड जा रहा था या तो अपवर्ड जा रहा था, तो मैंने ऐसे रख दिया। लेकिन मोस्टली आपके पास जो पेपर के ऊपर बना हुआ आएगा वो ऑन द 2D एक्सिस आएगा, तो 2D एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे ईदर बाय अ क्रॉस और बाय अ डॉट। Now cross is representing current is flowing into the page as in कि if this is the page तो current जा रहा है अंदर की जा रहा है, तो ये वो perpendicular plane हो गया और current आपके पास ऐसे जा रहा है। आउट ऑफ द प्लेन डॉट से शो करेंगे, मतलब करंट आपके पास ऐसे बाहर की जाने वाला है। तो लेट्स से मैंने कहा करंट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये हाथ की पोजीशन कुछ इस तरह हो जाएगी मेरे पास, और कर्ल ऑफ द फिंगर आपके पास ऑन द प्लेन ऑफ पेपर बता रहे होंगे कि जनाब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो हमारे पास बनी हुई है। और अगर मैं कहूँ कि जनाब करंट बाहर की जाने पा रहा था तो यही पोजीशन कुछ इस तरह हो जाएगी आपके पास, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास क्या कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द पैटर्न 3D एक्सिस के ऊपर बनाया हुआ, लेकिन मोस्टली हम इस तरह बना रहे होंगे, तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिख दूं, ये डिटेल्स के डायरेक्शन। तो ये तमाम बातें आई गेस वही वाली होंगी जो कि आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ी हैं। मैंने जैसे कहा कि नॉस्टैल्जिया वाली बात है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं देखी थी बस। द डायरेक्शन ऑफ द
magnetic field is determined by right hand grip rule. अच्छा, इसके साथ फ्लेमिंग्स नहीं लगता, ओके। अक्सर बच्चे इसके साथ फ्लेमिंग्स लगा देते हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल अलग है, फ्लेमिंग्स रूल अलग है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्रिप रूल, हम जो है, it is aligned by us to represent the direction of the current. जब हम उस डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और कर्ल ऑफ द फिंगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बता रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी, ठीक है। तो यहाँ तक की बेसिक बातें हम लोगों ने देखी, और एक एडिशनल चीज जो आज पढ़ी, दैट वाज बी, क्या है फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं, एंड हाउ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ वायर इज बीन रिटन, उसको किस तरह हम मालूमात कर रहे हैं थ्रू अ ग्रिप रूल, ठीक है। यहाँ पर इसको रोकेंगे मैडम, बहुत ज़्यादा हो जाएगा टू एब्जॉर्ब, और यहीं से नेक्स्ट क्लास दैट्स टुमारो कंटिन्यू करेंगे अराउंड अ वायर, अराउंड अ फ्लैट कॉइल, अराउंड अ सोलिनॉइड, एंड फिर फर्दर इसको इसकी प्रॉपर्टीज देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास की टाइमिंग आई बी शेयरिंग बाय टुनाइट, और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट हाफ ऑफ द डे के अंदर, सुबह के अंदर, दोपहर के अंदर ही मैं इसको कंडक्ट करूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इन दी नेक्स्ट क्लास कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।